पिछला क्लास में समझ गया था। क्या समझ गया था? नेपोलियन बोनापार्ट किस प्रकार जो है ना फ्रांस का क्या बना, शासक बना था। समझ गया था ना? तो पहले हम लोग इस बुक में लुई सोल्मा का जिक्र किए, ठीक है। लुई सोल्मा का जिक्र किए, पहले वो फ्रांस का शासक रहा, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टरी शासन, ठीक है। उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है ना। जब डायरेक्टरी शासन प्रभावहीन हो गया तो नेपोलियन का जो है ना उदय हुआ। नेपोलियन का क्या हुआ? उदय हुआ, ठीक है ना। हम जानते हैं कि डायरेक्टरी शासन जो है वो जो है कब आया प्रभाव में, तो वो सत्र में बात करेंगे। 1794 और 1795, 1794 और 95 से 1799 में। 1799 में जो है डायरेक्टरी शासन का प्रभाव जो क्या हो गया था, बिल्कुल जो है समाप्त हो गया था, ठीक है ना। उस समय जो है किसका उदय हो रहा था? नेपोलियन का, ठीक है ना। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान नेपोलियन क्या था? सेनापति था। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए फ्रांसीसी क्रांति के दौरान नेपोलियन क्या था? सेनापति था। तो 1799 से पहले जो है नेपोलियन का जो है जो दौर शुरू हो रहा था किस रूप में? एक सेनापति के रूप में, ठीक है ना। अब जो है उसके बाद वह क्या बनेगा? फ्रांस का सम्राट। तो कल ही हम ये बता दिए थे, क्या बता दिए थे कि जब वह फ्रांस लौटा 1799 में, ठीक है ना। 1799 में फ्रांस लौटा तो क्या किया बताओ? तो फ्रांस के जनता में नेपोलियन ही बसे हुए थे, ठीक है ना। तो फ्रांस की जनता ने जो है, फ्रांस की जनता ने नेपोलियन को जो है महत्व दे रहे थे, नेपोलियन को महत्व दे रहे थे। फ्रांस की जनता के दिल में जो है शासक के रूप में कौन था? नेपोलियन ही था, क्योंकि उस समय जो है डायरेक्टरी शासन का समझ लो महत्व बिल्कुल समाप्त हो रहा था, ठीक है ना। तो नेपोलियन जैसे ही अपना देश लौटा, ठीक है ना, उन्होंने किस सरकार का गठन किया? कंसुलेट सरकार का, कंसुलेट सरकार का गठन किया ना। कंसुलेट सरकार का गठन किया, ठीक है ना। कंसुलेट सरकार का क्या किया? गठन किया। और कंसुलेट सरकार का जब गठन किया तो फ्रांस की जनता ने, ठीक है ना, फ्रांस की जनता ने, अब कंसुलेट सरकार में याद रखना कि नेपोलियन बोनापार्ट कौंसल बन गया। क्या बन गया? कौंसल, प्रथम कौंसल था, ठीक है ना। तो कितने कौंसल बने थे? 3, लेकिन प्रथम कौंसल कौन थे? तो कंसुलेट सरकार में अब जो है कौंसल का शासन रहेगा, और प्रथम कौंसल कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, और सारी शक्ति उसी में निहित थी, ठीक है ना। बाकी 2 ऐसे नाम का था, ठीक है ना। तो यहाँ पर यह बात हुआ कि कौंसुलेट सरकार का जो गठन हो गया तो समझ लो कि नेपोलियन खुद को जो है ना वो फ्रांस का सम्राट समझ लो घोषित कर दिया। अब क्या है, उसको जनता घोषित करेगा और संविधान घोषित करेगा। ये कहाँ का सम्राट है? फ्रांस का। जब ही कौंसुलेट सरकार का गठन हो गया और वो प्रथम कौंसिल बन गया था और अपनी फ्रांस की सारी शक्ति अपने में निहित कर ली थी, तो समझ लो वो खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया, ठीक है ना। अब लिखित रूप में, संविधान के रूप में, और जो है ना जनता के द्वारा ये सब काली काम बाकी था। तो जनता ने कब जो है नेपोलियन बोनापार्ट को अपना सम्राट मान लिया? किस डेट को मान लिया था? जनता ने कब बताओ? जनता ने कब? 15 दिसंबर 1799 में, 15 दिसंबर 1799 को जनता ने क्या किया? सम्राट मान लिया, ठीक है ना। अब जो है संविधान द्वारा भी तो मान्यता प्राप्त होना चाहिए ना, ठीक है ना। तो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, इसके लिए नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया? नया संविधान लेके आया, ठीक है ना। नया संविधान लेके आया, ठीक है। नया संविधान कब लेके आया? वो 25 दिसंबर 1799 को, ठीक है ना। और उसके बाद जो वहां पर सीनेट क्या है? तो संसद का ऊपरी सदन। कहां पर? फ्रांस में संसद का ऊपरी सदन है कौन चीज? सीनेट। सीनेट ने जो है वो किसको? नेपोलियन बोनापार्ट को जो है सम्राट घोषित कर दिया है। ये डेट कब का है? 18 मई 1804 को, ठीक है ना। 18 मई 1804 को याद रहेगा।
तो 18 मई 1804 से पहले कौंसल था कौन रे? नेपोलियन बोनापार्ट। और उससे पहले क्या था? सेनापति। सब चीज याद रहेगा ना? याद रहेगा ना? तो सेनापति, मुख्य रूप से सेनापति, कौंसल, अब सम्राट, शासक। याद रहेगा? याद रहेगा ना? तो 18 मई 1804 से पहले क्या था? वो फ्रांस का कौंसल था। 18 मई 1804 के बाद क्या बन गया? वो फ्रांस का सम्राट बन गया। ठीक है ना? बताओ, कोई कंफ्यूजन कहीं भी, कोई दिक्कत कहीं पर है? नहीं ना दिक्कत। अब ये बताओ, जब ये फ्रांस का सम्राट बना तो फ्रांस में बहुत अच्छा अच्छा कार्य किया। अब किस क्षेत्र में अच्छा अच्छा कार्य किया? तो देखो, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया। ठीक है ना? शिक्षा के क्षेत्र में कार्य, ये व्यक्ति को शिक्षित करने का कार्य किया। अगर देखो व्यक्ति शिक्षित हो जाएगा तो वह सही शासक को क्या कर पाएगा? चुन पाएगा। ठीक है ना? सही शासक को समझ पाएगा। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने शिक्षा पर काम किया। ठीक है ना? शिक्षा पर काम किया। शिक्षा के बाद न्याय पर काम किया। ठीक है ना? जानता ही है कि लुई 16वां के समय में 400 प्रकार का कानून था। ठीक है ना? तो इन्होंने न्याय पर काम किया। ठीक है ना? न्याय में जो है एक मतलब न्याय में क्या समानता लाया। ठीक है ना? पूरे फ्रांस में एक प्रकार का जो है ना कानून लाया। ठीक है ना? तो न्याय के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है ना? फिर जो है फ्रांस का सबसे ज्यादा जो गड़बड़ स्थिति था कौन सी? आर्थिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था। उस क्षेत्र में भी क्या किया? सुधार किया। ठीक है ना? तो शिक्षा के क्षेत्र में नागरिकों को शिक्षित जो है ना होने के लिए प्रेरित किया। ठीक है ना? जो न्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है ना, न्याय जो है सभी व्यक्ति को उचित ढंग से मिल सके, इसकी व्यवस्था किया गया। ठीक है ना? तो न्याय के क्षेत्र में किया गया, शिक्षा के क्षेत्र में, और क्या बोले थे? अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। ठीक है ना? फ्रांस की अर्थव्यवस्था किस प्रकार जो है बढ़े, ठीक है ना, ठीक है ना, इस पर वो क्या किया? काम किया। ठीक है ना? और उसके बाद देखो, हम लोग जानते हैं कि लुई 16वां के समय में जो है चर्च को जो है ना बहुत अधिक शक्ति मिला हुआ था। ठीक है ना? चर्च को विशेष अधिकार मिला हुआ था। वो जो है ना धार्मिक कर जो है वसूलता था आम जनताओं से। ठीक है ना? तो चर्च को विशेष अधिकार मिला हुआ था। चर्च अब क्या हुआ बताते हैं। अब जैसे चर्च जानता है ना, गिरजाघर, उसमें कौन रहते हैं? पादरी, जिसको अपना लोग के भाषा में पंडित बोलते हैं। वो कर वसूलने का काम करता था। ठीक है ना? उसे विशेष अधिकार मिला हुआ था। और समाज में जो है अंधविश्वास के आड़ में लोगों को ठगा करता था। जैसे अपना लोग में भी क्या होता है, अंधविश्वास के आड़ में कभी कभी पंडित सब डराता है। ठीक है ना? डराता है, ये ग्रह है, वो ग्रह है, ये चीज करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, जिससे जो हम लोग ठगे जाते हैं। उसी तरह जो वहां भी व्यवस्था था, ये है धार्मिक कुरीतियां या बुराइयां। ठीक है? इसको भी अंत किया कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने पादरियों द्वारा जो अंधविश्वास फैलाया जा रहा था, उस चीज को क्या किया? अंत किया। तो धार्मिक क्षेत्र में भी सुधार किया, आर्थिक क्षेत्र में भी सुधार किया। ठीक है ना? शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार किया, और न्याय के क्षेत्र में भी क्या किया? सुधार किया। ठीक है ना? अब बताओ, कोई कंफ्यूजन थोड़ा सा भी? ठीक है ना? अब ये सब तो अच्छा अच्छा काम था। तो जितना अच्छा काम हो सके नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस के लिए किया। लेकिन वो कब तक किया? 1814 तक। नेपोलियन का अगर शासनकाल पूछा जाए शासक के रूप में, तो कब से कब याद रखेगा? 1804 से 1814। तो शासनकाल कब से कब है बताओ? शासनकाल याद रखना, शासनकाल जो है 1804 से 1814। ठीक है? याद रहेगा ना? समझा कि नहीं समझा? जितना अच्छा अच्छा काम करना था फ्रांस के लिए, वो इसी दरमियान किया गया है। किनके द्वारा? नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा। ठीक है ना? याद रहेगा ना? नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा किया गया था। लेकिन इससे पहले अब इसी दरमियान जो है एक युद्ध हुआ, जिससे नेपोलियन बोनापार्ट जो है प्रभावित हुआ। एक युद्ध हुआ था। ठीक है ना? एक युद्ध हुआ था इसी दरमियान। ठीक है? और वो कौन सा युद्ध है? वाटरलू युद्ध तो 1815 में हुआ। ठीक है ना? 1815 में हुआ। एक युद्ध है, उस युद्ध को हम लोग बोलेंगे लिपिजिंग। लिपिजिंग। ठीक है?
लिपिजिंग स्थान पर जो है एक युद्ध हुआ था, ठीक है, लिपिजिंग स्थान पर एक युद्ध हुआ था, ठीक है ना। लेकिन इस युद्ध में अब क्या हुआ था, तो इस युद्ध में जो है क्या हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट का हार हुआ। अब अगेंस्ट में कौन था, अगेंस्ट में कौन सा देश था, ठीक है ना, अगेंस्ट में कौन कौन सा देश था जिसके कारण इसको हार मिला था। देखो देखो कौन था, देखो देखो ऑस्ट्रिया था, पर्सा था, स्वीडन था, रूस। अगर नहीं याद रहेगा ना कौन कौन देश था, तो याद रखना कोड में आपका स्वर, ठीक है। इधर हो गया ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया हुआ, इधर क्या हो गया, प्रसा हो गया, इसका हो गया स्वीडन हो गया, इधर क्या हो गया, रूस हो गया, ठीक है ना। इन देशों के मिली भगत से किनका हार हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट का। अब कौन सा युद्ध था जिसमें उसको हार मिला, लिपिजिंग, ठीक है ना, याद रहेगा ना, लिपिजिंग का युद्ध में इसको क्या मिला, हार मिला, ठीक है ना, याद रहेगा ना। ये तो शुरुआत हुआ था 1813 में, ठीक है ना, 1813 में लिपिजिंग युद्ध है ना शुरू हुआ था, लेकिन इस युद्ध में हार मिला था। अब हार मिला था तो इस हार के कारण जो है उसे इटली के जो है ना, इटली के एक द्वीप पर जाके रहना पड़ा, निर्वासित जीवन, निर्वासित जीवन। देखो जब शासन वाले क्षेत्र से हटकर रहना पड़े किसी अदर जगह पर, ठीक है ना, और अपना देश आने जाने नहीं दिया जाए, तो उसको इस टाइप के जीवन को क्या बोलते हैं, निर्वासित जीवन। अगर तुमको मान लो अभी सहरसा में, तुमको सहरसा में आना जाना बंद कर दे और कहीं पे सुपौल में जाके तुमको कहते अब वहीं रहेगा, वहां से कहीं निकलेगा, कभी सहरसा नहीं आएगा, इस प्रकार के जीवन को क्या बोलते हैं, निर्वासित जीवन, ठीक है ना। तो नेपोलियन बोनापार्ट 2 बार निर्वासित जीवन जिया, ठीक है ना, द्वीप पर जाकर। अब देखो कौन सा द्वीप है, तो देखो एल्वा द्वीप, कौन सा द्वीप रे, एल्वा द्वीप। एल्वा द्वीप कहां पर है, तो देखो इटली के टस्कनी में, ठीक है, इटली के टस्कनी में ये एल्वा द्वीप है, ठीक है ना, इटली के हम पहले ही बता दिए। अगर नक्शा देखेगा तो नक्शा देखेगा तो ऊपर अगर फ्रांस है तो नीचे क्या है, इटली है, ठीक है ना, ऊपर अगर फ्रांस है तो नीचे क्या है, इटली है, ठीक है ना। तो फ्रांस यहां से भागा तो इटली के कौन सी में बताओ, इटली का क्षेत्र है टस्कनी, ठीक है ना। टस्कनी में भूमध्य सागरीय द्वीप है, भूमध्य सागर द्वीप जानता ही है, किसी सागर के बीच, किसी सागर के जो है बीच, मतलब भूमि वाला स्थल को क्या कहते हैं हम लोग, द्वीप, ठीक है ना। तो कहाँ पे रहना पड़ा, सागर में तो नहीं रहेगा, तो वहां भूमध्य सागर है, ठीक है ना। भूमध्य सागर में जो स्थल का जो है स्थल का जो है रहने वाला जगह है, उसको हम लोग कौन सी बोलेंगे, एल्वा द्वीप। एल्वा द्वीप पे उसको रहना पड़ा। कौन कैसा जीवन है, निर्वासित जीवन, याद रहेगा ना, निर्वासित जीवन, बात समझ ना, निर्वासित जीवन क्या करना पड़ा, व्यतीत करना पड़ा, ठीक है ना। अब उसके बाद जो है फिर वो निर्वासित जीवन जो है बिताकर समझ लो फिर फ्रांस लौटा, बात समझा ना। तो फ्रांस जब लौटा तो क्या हुआ, तो फ्रांस जब लौटा तो फ्रांस के लोगों ने उसे फिर से शासक मान लिया, क्योंकि फ्रांस के लोगों को और कोई योग्य शासक मिल नहीं रहा था नेपोलियन बोनापार्ट के अलावा, ठीक है ना। तो नेपोलियन बोनापार्ट को फिर से क्या कर लिया, शासक सम्राट जो है ना मान लिया, ठीक है ना, शासक मान लिया। अब फिर से वह फ्रांस का सम्राट बना, 2 दफा बना, एक बार तो 18 मई 1804 में, ठीक है ना, कब तक, 1814 तक। फिर जो है ये युद्ध आ जाता है, कौन सा युद्ध रे, लिपिजिंग 13 में शुरू होता है, लेकिन इस युद्ध का ये परिणाम होता है कि नेपोलियन बोनापार्ट हार जाता है और उसको जो है ना यहाँ से, कहाँ से रे, फ्रांस से भागकर जो है कहाँ पे रहना पड़ता है, एल्वा द्वीप पर रहना पड़ता है। एल्वा द्वीप कहाँ पर है, इटली के टस्कनी शहर में, ठीक है ना, इटली के टस्कनी में भूमध्य सागरीय द्वीप है एल्वा द्वीप, वहां पे रहना पड़ता है। फिर वह फ्रांस लौटता है, लेकिन फ्रांस के लोगों ने उसे क्या कर लेता है, सम्राट मान लेता है, चुन लेता है, फिर वह सम्राट बनता है, लेकिन यहाँ पर कम ही दिन का बनता है। कब से कब तक है बताओ, तो देखो 20 मार्च से 22 जून तक,
ठीक है ना। ये कब का डेट है? 1815 का। फिर से बोलो डेट, याद रहेगा ना। तो कभी कभी तुम लोग को ऑब्जेक्टिव पूछेगा नेपोलियन जो फ्रांस में शासक कब से कब तक बना, तो एगो 1804 से 1814। अगर 1804 से 1814 दिया तो ये सही है, ठीक है ना। अब तुम लोग कभी ये सोचता होगा कि 1804 में बना, फिर वाटरलू का युद्ध 1815 में किया, तो ये क्यों दिया रहता है हर जगह? शासन का जो अवधि है 1804 से 1814 ही, ठीक है ना। शासन का अवधि देगा 1804 से 1814 ही। ये बीच में जो है गैप रहा, बीच में वो शासक नहीं रहा, ठीक है ना। इसीलिए 1804 से 1814 ही देता है, ठीक है ना। बीच में गैप रहा, कौन सा युद्ध के कारण? जे लिपिजिंग युद्ध के कारण उसको जो है ना शासक पद से हटना पड़ा, ठीक है ना। फिर शासक बनता है, लेकिन जैसे शासक बनता है फिर वाटरलू युद्ध जो है ना आरंभ हो जाता है। 1815 में फिर शासक बना, कब से कब? 20 मार्च से 22 जून। लेकिन ये तो ईस्वी है 1815 का। अब फिर हम लोग जानते हैं कि 1815 में कौन सा युद्ध आरंभ हो जाता है? वाटरलू का युद्ध, ठीक है ना रे। वाटरलू का युद्ध, ये युद्ध आरंभ हो जाता है। और ये युद्ध जो है नेपोलियन बोनापार्ट का आखिरी युद्ध है, ठीक है। ये युद्ध जो है नेपोलियन बोनापार्ट का अंत का कारण है, अंत का कारण है, ठीक है ना। ये युद्ध आखिरी युद्ध है, इसके बाद कोई युद्ध नहीं किया, क्योंकि अब इस युद्ध के बाद अंत हो जाता है। अब इस युद्ध में क्या होता है, तो एक तरफ फ्रांस रहता है, ठीक है ना। दूसरी तरफ जो है क्या रहता है? मित्र राष्ट्र। उस समय का मित्र राष्ट्र, उस समय का मित्र राष्ट्र जानवे करता है। इसमें कौन रहता है रे? इस मित्र राष्ट्र में कौन कौन रहता है? हाँ देखो, इसमें रहता है क्या चीज, तो उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी ब्रिटेन, इंग्लैंड। दूसरा हो गया ऑस्ट्रिया, उससे भी वो लड़ते झगड़ते रहता था। और उसके बाद ऑस्ट्रिया के संग उस समय मिला हुआ हंगरी था, ठीक है ना। उसके बाद पर्सा, जर्मनी का क्षेत्र। उसके बाद रूस, याद रहेगा ना। फिर से बोल लो, हाँ, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ठीक है ना। उसके बाद रूस, पर्सा, याद रहेगा ना। कोई दिक्कत? तो देखो आप ध्यान से सुनना। एक तरफ जो है फ्रांस का सम्राट नेपोलियन है, दूसरा तरफ मित्र राष्ट्र के तरफ से उस समय का मित्र राष्ट्र, ठीक है ना। उस समय का मित्र राष्ट्र में कौन कौन था, तो देखो हम लोग जानते हैं इंग्लैंड को याद रखना, सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी फ्रांस का, ठीक है ना। उसके बाद ऑस्ट्रिया, हंगरी, उसके बाद पर्सा, जर्मनी का क्षेत्र, उसके बाद रूस। ये सब अलग है, ये इधर है, ठीक है ना। तो जरूर है कि इसमें किसका? नेपोलियन का ही अंत होगा। तो ये युद्ध, वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 18 जून, उसके बाद 1815 ईस्वी में ये युद्ध जो है, ठीक है ना, समझ लो नेपोलियन बोनापार्ट का अंत का कारण बना, ठीक है ना। ये युद्ध जो है नेपोलियन बोनापार्ट का जो ताबूत होता है उसका कील साबित हुआ। इसका अर्थ है कि उसका अंत का कारण बना, ठीक है ना, समझा ना। अब अंत का कारण बना। अब इस युद्ध के बाद देखो, इस युद्ध के दौरान क्या होता है, इंग्लैंड के सामने जो है नेपोलियन बोनापार्ट को क्या करना पड़ता है? आत्मसमर्पण। फिर उसको जो है पकड़कर सेंट हेलेना द्वीप पर छोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। सेंट हेलेना द्वीप का जो शासन जो है वो ब्रिटिश गवर्नर, ये जो है ना ब्रिटिश गवर्नर करता है, ठीक है ना। वो जो सेंट हेलेना द्वीप जो है वो किसके इंचार्ज में रहता है? ब्रिटिश गवर्नर के इंचार्ज में रहता है, ठीक है ना। वहां जो है 6 साल तक उसको यातना दिया जाता है। कितना साल तक? 6 साल तक कष्ट दिया जाता है, ठीक है ना। इस कष्ट के कारण जो है 52 वर्ष की आयु में जो है नेपोलियन बोनापार्ट का मृत्यु हो जाता है। कौन सा ईस्वी है? 1815 में मर जाएगा 6 साल बाद। थोड़ा सा भी दखल रखो, 1821 में। फिर से याद रखो, युद्ध जो है
1815 में हुआ वाटरलू युद्ध। अब 6 साल बाद, 6 साल का जो यातना सहने के बाद जो है उसका मृत्यु हुआ था 1821 में। 1821 में कितने वर्ष की आयु का हो जाता वो? 52 वर्ष के बाद। कोई दिक्कत? तो ये तो नेपोलियन बोनापार्ट का अंत हो गया। कोई दिक्कत? तो वाटरलू का युद्ध भी समझ गया। कोई दिक्कत नहीं? ना दिक्कत है। तो तुम लोग के सिलेबस में जो है ना वाटरलू का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th में वाटरलू का युद्ध क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटरलू के युद्ध में कौन देश किस देश से लड़ा था ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिर नेपोलियन बोनापार्ट कब तक शासक बन के रहा, कब तक सेनापति बन के रहा, कब तक काउंसिल बन के रहा, ये इंपॉर्टेंट है। याद रहेगा ना? बात समझा ना? याद रहेगा कि नहीं रहेगा? और नेपोलियन बोनापार्ट ने किस देश से जो है विजय, जो है किस देश पर विजय हासिल किया, किस देश पर विजय जो है प्राप्त किया, ठीक है ना। किस देश से विजय हासिल किया, किस देश से परास्त हुआ, ये भी जानना जरूरी है। तो नेपोलियन बोनापार्ट का कुल मिलाकर उपलब्धि बहुत बड़ा है, ठीक है ना। एक समान व्यक्ति से एक समझ लो जो है विदेशी मूल का आदमी, विदेशी मूल का था ना, वो इटली का था, वो विदेशी मूल का आदमी फ्रांस का शासक बना और फ्रांस को जो है विदेशी जो है शक्ति से मुक्त कराया, ठीक है ना। फ्रांस को जो सशक्त बनाया, मजबूत बनाया और इसके अलावा जो है वह क्या किया बताओ, यूरोप के अधिकांश देश को जीतकर यूरोप के मानचित्र को बदल डाला। ये बहुत बड़ा महान उपलब्धि है उस समय का, ठीक है ना। बात समझ गए ना? तुम लोग हम कल बताए थे कि ऑस्ट्रिया का जो है चांसलर समझता है ना, प्रधानमंत्री, अभी का प्रधानमंत्री हुआ मेटरनिक, वो पूछता था पत्र लिखकर, नेपोलियन तुम युद्ध क्यों करते हो बार बार? तो नेपोलियन बोनापार्ट का जवाब था, युद्ध नहीं करेंगे तो सुर्खियां में कैसे रहेंगे, ठीक है ना। हम तो हैं समान फैमिली से, आप तो रॉयल फैमिली से हैं, शाही परिवार से हैं, कुछ नहीं भी कीजिएगा तो आप लोग का नाम रहेगा इतिहास में, ठीक है ना। हम लोगों को जो है युद्ध ही तो जिंदा रखता है, इसीलिए युद्ध करना पड़ेगा। तो नेपोलियन बोनापार्ट कभी युद्ध करना नहीं छोड़ा, ठीक है ना। बात समझा ना? कोई दिक्कत? थोड़ा सा भी नहीं दिक्कत। अब देखो ये इनका जो मृत्यु हो जाता है, अब अंत का एक चीज समझ लो, इसकी मृत्यु के जो है मृत्यु का जो बात है, इस पर कुछ इतिहासकार का कुछ अलग अलग मत है। किसी का कहना है जो है ना नेपोलियन बोनापार्ट को पेट का कैंसर हो गया था, इस बीमारी से वो क्या हो गए, मर गए, ठीक है ना। अब नेपोलियन बोनापार्ट का जो है बाल का परीक्षण किया कौन रे, फ्रांसीसी विशेषज्ञ। तो परीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि उसके बॉडी में जो है आर्सेनिक नाम का जहर दिया गया था। कौन सा जहर? आर्सेनिक नाम का जहर दिया गया था, ठीक है ना। और आर्सेनिक नाम का जहर देकर उसे मारने की साजिश की गई थी, ठीक है ना। उस समय हम बोले थे सेंट हेलेना द्वीप जो है किसके इंचार्ज में था? ब्रिटिश गवर्नर। तो ब्रिटिश गवर्नर ने जो है फ्रांस के काउंट से, ठीक है ना, फ्रांस के काउंट से, अब फ्रांस के काउंट से जो है ना मिलकर साजिश किया और उसे जो है ना जो है क्या किया, मार दिया। किसको मार दिया? नेपोलियन बोनापार्ट का। इस पर जो है देखो नेपोलियन बहुत चर्चित व्यक्ति था, तो इस पर जो है अमेरिका क्यों नहीं बोलेगा? अमेरिका भी बोला, ठीक है। अमेरिका बोला कि जो उस समय जो नेपोलियन का मन खराब हुआ था, तबीयत खराब हुआ था, ठीक है ना, तबीयत खराब हुआ था, जो उसका इलाज कर रहा था वही सब उसको मिलके मार दिया, ठीक है ना। उसी दौरान जो है उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो ये सब अलग अलग मत है नेपोलियन बोनापार्ट के, लेकिन तुम लोग याद रखिएगा कि उसे यातना दी गई थी, ठीक है ना। यातना के कारण जो है 6 वर्ष की अवधि में जो है 6 वर्ष के अवधि के दौरान जो है, ठीक है ना, 52 वर्ष की आयु में नेपोलियन बोनापार्ट का क्या हो गया, मृत्यु हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना? कहीं कोई कंफ्यूजन थोड़ा सा भी नहीं ना दिक्कत है? तो याद रहेगा ना सब बात? कुछ ऑब्जेक्टिव बार बोलो, ठीक है ना। सर्डिनिया किसका पार्ट है? सर्डिनिया किसका पार्ट है? इटली का, ठीक है ना। सर्डिनिया किसका पार्ट? इटली का। पिडमाउंट किसका पार्ट है? इटली का। पर्सा किसका पार्ट है? जर्मनी का। याद रहेगा ना। टस्कनी किसका पार्ट है? टस्कनी किसका पार्ट है? इटली का। एल्वा द्वीप कहाँ पर है?
एल्वा द्वीप कहाँ पर है? टस्कनी में। टस्कनी में ये कौन सा द्वीप है? भूमध्यसागरीय द्वीप है। अब उसके बाद सेंट हेलेना जो है, सेंट हेलेना, ये जो सेंट हेलेना जो है वो द्वीप कहाँ पर है? अटलांटिक दक्षिण अटलांटिक महासागर में, दक्षिण अटलांटिक महासागर के पास है। ठीक है ना, याद रहेगा ना सेंट हेलेना। ठीक है ना। जब नेपोलियन बोनापार्ट जो है मर रहे थे, उनको लगा मर जाएंगे, तो एक वसीयत लिखे थे। ठीक है, वसीयत लिखे थे। वसीयत होता है जो है, अब मतलब वसीयत होता है कहने का अर्थ हुआ कि पेपर पर वो जो है ना अपने बारे में कुछ लिखे थे। ठीक है ना, वो लिखे थे कि अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो मुझे, ठीक है ना, मुझे फ्रांस के सीन नदी के पास, सीन नदी के तट पर जो है ना दफनाया जाए। फ्रांस में कौन नदी है? सीन। सीन नदी के तट पर क्या किया जाए? दफनाया जाए। और ये सीन नदी जो है पेरिस जो शहर है, जो पेरिस शहर है ना, उस पेरिस शहर के किनारे से होकर बहती है। तो इसका आखिरी इच्छा यही था, सबका होता आखिरी इच्छा, इसका आखिरी इच्छा यही था कि इसको जो है दफन किया जाए कहाँ पर? सीन नदी के तट पर। और ये सीन नदी जो है पेरिस शहर के जो है किनारों से होकर बहती है, यहाँ पे इसे दफनाया जाए। याद रहेगा नहीं सब बात? कोई दिक्कत नहीं ना। और हम तुम लोग को ये कल बताए थे कि उसकी विजय यात्रा, मान लो विजय यात्रा जब वो निकले थे विजय अभियान में, ठीक है ना, जब दूसरे देश को जो है कब्जा करने निकले थे, तो हम कल बोले थे इटली का कौन सा क्षेत्र है जो उसको वो कब्जा किया? इटली का कौन सा क्षेत्र है जिसको वो कब्जा किया? सर्डिनिया को वो कब्जा किया। ठीक है ना। और इटली पर उस समय किसका शासन चल रहा था? ऑस्ट्रिया का। चलो, उसके बाद इटली का सर्डिनिया को कवर किया था, उसको विजय प्राप्त करके, और सर्डिनिया का अधिकांश भाग को कहाँ पर मिला दिया था? फ्रांस में। उसके बाद वो किस पर जो आधिपत्य जमाया? उसके बाद जो है इटली के मध्य में, सुनो, इटली के मध्य में, जैसे इटली है ना, मान लो अगर इटली है तो इटली के मध्य में, ठीक है ना, क्या है रे? उसकी राजधानी रोम है। क्या? रोम है। ठीक है, रोम, समझ गए ना? रोम बहुत सुंदर शहर है। ठीक है, इटली के मध्य में क्या? रोम है। और रोम के मध्य में, ठीक है ना, कौन सा चीज स्थित है? वो है वेटिकन सिटी। ठीक है ना। अब ये बताओ, किसी शहर में कोई देश कैसे बस सकता है? अब सोचेगा ना, कभी क्वेश्चन पूछेगा ना। अगर इटली की राजधानी क्या? रोम है, ये मध्य का भाग है, तो रोम तो शहर है, ठीक है ना, राजधानी है तो शहर ही होगा ना। देश की राजधानी क्या होता है? देश थोड़े होता है, शहर होता है ना। लेकिन शहर में वेटिकन सिटी स्थित है। ये वेटिकन सिटी के बारे में तुम लोग जीके में पढ़ा होगा कि ये आबादी और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है, पढ़ा है ना। तो अब ये बात तो गलत लग रहा है ना, किसी शहर के बीच में एक देश कैसे हो सकता है? कभी सोचा है? कभी पूछा का है नहीं सब बात? ठीक है ना। इटली जो है वो, इटली का राजधानी रोम है, और रोम के मध्य में स्थित है कौन चीज? वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी जो है आबादी और जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा देश है। ठीक है ना। इतना छोटा देश है, किसी भारत में किसी जमींदार के पास भी उससे ज्यादा जमीन होगा। ठीक है ना, इतना छोटा सा देश है। अब हुआ क्या, देखो, जैसे हम लोग जानते हैं यूरोप में जो है, यूरोप में किसी देश का जो है क्या होता है? सबसे बड़ा प्रमुख व्यक्ति कौन होता है? प्रेसिडेंट। ठीक है ना, क्या होता है? प्रेसिडेंट। समझा ना, याद रहेगा ना। अब क्यों प्रेसिडेंट होता है? अब ये बात तुम लोग समझो। देखो, प्रेसिडेंट किसी भी देश में सबसे बड़ा होता है। तुम प्रेसिडेंट के अगेंस्ट बहुत सारा, अगर मान लो प्रेसिडेंट के अगेंस्ट जो है, मान लो मुकदमा भी दर्ज हुआ, ठीक है ना, अगर उसको गुनाहगार साबित भी कर दिए, तो प्रेसिडेंट को इतना हक है, वो एक बार लिख देगा कि ये चीज खारिज कर दिया जाए। तो जब दूसरे व्यक्ति का सजा माफ कर सकता है तो वो तो अपना भी माफ कर सकता है। ठीक है ना। प्रेसिडेंट को पता है ना कि उसको जो सजा माफ करने की क्या अनुमति है? सजा माफ करने की अनुमति है प्रेसिडेंट को, है ना। तो ये बताओ, प्रेसिडेंट जो है वो किसी देश का क्या होता है? प्रमुख होता है, यूरोप के देश में। ठीक है ना, यूरोप के देश में। अब ये बताओ, हम लोग जानते हैं ये जो रोम है, रोम के बीच में जो एक वेटिकन सिटी है, ठीक है ना, तो वेटिकन सिटी जो है वो वहां पर सबसे बेसी जो है कौन लोग रहते थे? सबसे ज्यादा रहते थे कैथोलिक धर्म के लोग। ठीक है ना, कैथोलिक धर्म के लोग रहते थे। और यहीं पर रहते थे कौन? पोप। पोप जो होता है वो
जो ईसाई धर्म में सबसे बड़े पादरी को जो क्या कहता है, पोप। अब पोप कहाँ पर आते थे? वेटिकन सिटी में, यानी रोम शहर के जो है, रोम शहर के बीच में स्थित जो वेटिकन सिटी है, वहां पर जो है ना पादरियों में जो श्रेष्ठ होते थे, जो सबसे हेड रहते थे, वो यहाँ पर रहते थे। अब ये बताओ, जो ईसाई धर्म के लोग हैं वो पादरी को धर्म के दृष्टिकोण से सबसे ऊंचे स्थान पर मानते हैं, ठीक है ना। अब उससे ऊंचा कोई कैसे हो सकता है? उससे ऊंचा कोई हो सकता है? लेकिन अगर वेटिकन सिटी को इटली के अंतर्गत रख दिया जाए, तो जो इटली का प्रेसिडेंट होगा वो तो वेटिकन सिटी का भी प्रेसिडेंट होगा, तो वो वेटिकन सिटी का भी प्रेसिडेंट होगा, तो वो पोप से भी बड़ा हुआ ना। तो ऐसा यहाँ के लोग क्या किए, बोले कि जो पोप है उनसे बड़ा कोई नहीं होगा, ठीक है ना, उनसे बड़ा कोई नहीं होगा। और वो जहां रहते हैं उस क्षेत्र को जन अलग देशे बना दो, ठीक है ना, उस देश उस क्षेत्र को क्या कर दो, अलग देशे बना दो। बात समझ रहा है ना? ठीक है ना, बात समझा ना। आप देखो, इटली के अंदर रोम है, रोम के अंदर वेटिकन सिटी है, तो अगर इटली के अंतर्गत अगर वो पूरा मिल जाए तो इटली का जो है प्रेसिडेंट वो क्या हो जाएगा बताओ, वो तो वेटिकन सिटी का भी प्रेसिडेंट कहलाएगा, और उससे और जो पोप से भी श्रेष्ठ हुआ। लेकिन जो है ना ईसाई धर्म वाले ये चीज को जो है ना नहीं मानते हैं, ठीक है ना, कि कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति जो है पोप से क्या होंगे, बड़े होंगे, ठीक है ना। पोप जो है हिंदी भाषा में उसको पिता या फादर बोला जाता है। फादर से बड़ा कभी होता है बेटा? होता नहीं होता है। तो उनका कहना प्रेसिडेंट को हम कैसे बड़ा कर सकते हैं, इसीलिए इसका एक ही इलाज है। क्या इलाज है? कि वेटिकन सिटी को क्या कर दो, एक अलग देश बना दो, ठीक है ना। और उस देश का जो सबसे बड़ा जो अगर कोई होगा प्रमुख, तो वो कौन होगा? पोप होगा, पोप होगा, ठीक है ना। क्या होगा? पोप होगा। तो वो इटली के अंतर्गत ही है, ठीक है ना, रोम के अंतर्गत ही है, लेकिन वहां का जो प्रमुख है वो कौन होगा? पोप होगा, ठीक है ना। यानी पोप जो है वो सबसे बड़े हैं। इस चीज के लिए रोम के बीच में स्थित एक शहर को क्या बनाया गया? एक देश बनाया गया। नाम में है वेटिकन सिटी। सिटी का क्या होता है? शहर या नगर। लेकिन शहर या नगर को शॉर्ट में समझो, देश इसलिए बनाया गया क्योंकि जो है ना पोप को सबसे ऊंचे पद पर, राष्ट्रपति से भी ऊंचे पद पर रखा गया है, ठीक है ना, समझा ना। तो अब वो इटली का भी कोई राष्ट्रपति भी होगा तो उसको जो है वो पोप से बड़ा नहीं समझा जाएगा। पोप ही सबसे क्या होते हैं? बड़े होते हैं। किसके अनुसार? ईसाई धर्म के अनुसार। अब बताओ, क्लियर है ना? क्यों इसको एक स्वतंत्र देश बनाया गया? सम्मान, प्रतिष्ठा और ऊंचे पद पर किनको देने के लिए? पोप को देने के लिए। नहीं तो तुमको आश्चर्य नहीं होगा कि शहर के बीच में कैसे एक देश स्थित होगा। चलो, सब बात घुस गया? कोई दिक्कत? ठीक है, काट दो।